नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यतेंद्र मौर्य सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे पेपर नंबर 823 का सॉल्यूशन। आइए शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। प्यारे दोस्तों, हमें क्या चाहिए? ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करनी। क्वेश्चन है, दीपा एंड आई आर सच गुड फ्रेंड्स, कि मैं और दीपा ऐसे अच्छे दोस्त हैं, दैट एवरीवन इज एडमायरिंग आवर फ्रेंडशिप, कि हर कोई हमारी मित्रता की प्रशंसा करता है। तो प्यारे दोस्तों, हम देख सकते हैं यहाँ पर जो सी पार्ट है, इस सी पार्ट में हमारी एरर है। क्यों? देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड आया है एडमायर, ठीक है। तो एडमायर एक स्टेटिव वर्ब होती है, एक वर्ब है, लेकिन कौन सी वाली? स्टेटिव वर्ब, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, स्टेटिव वर्ब कभी भी आईएनजी का यूज नहीं लेती। स्टेटिव वर्ब में आईएनजी का यूज नहीं होता, इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर होना ही चाहिए था एवरीवन एडमायर्स होना चाहिए। एवरीवन एडमायर्स आवर फ्रेंडशिप। इज भी नहीं आएगा तो इज एमआर आईएनजी भी नहीं आएगा। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पढ़ते हैं कि बहुत सारी जो स्टेटिव वर्ब्स है, जैसे नो, थिंक, अंडरस्टैंड, बिलीव, मीन, बिलोंग, ठीक है। तो दोस्तों, ये सारी क्या है, इस प्रकार से और भी अन्य क्या होती हैं, स्टेटिव वर्ब होती हैं, जो कि मेन वर्ब के रूप में आईएनजी नहीं लेती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला क्वेश्चन भी वापस से ग्रामेटिकल एरर का ही है। देखते हैं। वन ऑफ द बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर बैग्स टू स्कूल यस्टरडे, कि छात्रों में से एक कल स्कूल में अपना बैग लाना भूल गया। तो प्यारे दोस्तों, हम देख सकते हैं वन ऑफ द बॉयज। वन ऑफ द बॉयज मतलब कितना हो गया? कोई एक लड़का। अब अगर एक लड़के की बात है तो यहाँ पर देर की जगह किसका यूज होना चाहिए? हिज का यूज होना चाहिए, क्योंकि लड़का तो एक ही है ना। तो जब अपना सब्जेक्ट, जब अपन सिंगुलर की बात करते हैं, सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है, तो उसका जो पोजीशन शो किया जाएगा वो भी सिंगुलर की तरफ से किया जाएगा। तो यहाँ पर बॉयज की बात है तो यहाँ पर किसका यूज होगा? हिज का यूज होगा। अगर गर्ल्स का यूज होता तो यहाँ पर हर का यूज होता, ठीक है। हर भी लिख देते हैं, ठीक है। तो हिज और हर का यूज होना चाहिए। यहाँ पर बॉयज है, इसलिए देर की जगह हिज का यूज होगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। यस, सेलेक्ट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स। हमें क्या देखना है दोस्तों? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है इस सेंटेंस के लिए। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, यानी जो बहुत ही अधिक ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होती है उसको क्या कहते हैं? ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, यानी सीधी सी बात मैं कहूँ, कागजी कार्रवाई की बात हो, बहुत ही ज़्यादा कागजी कार्रवाई, तो उसको कहते हैं रेड टेपिज्म, ठीक है ना। इसको अपन लाल फीताशाही भी कह सकते हैं। लाल फीताशाही का मतलब यहाँ पर कोई लाल फीता बांधने की बात नहीं हो रही। लाल फीताशाही का मतलब हो गया जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़े, ठीक है। अन्य शब्दों की ओर ध्यान देते हैं। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। नौकरशाही में जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, आईएएस, आरएएस, आईएएस, वो। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद, अगर मैं किसी कंपनी का मालिक हूँ या मेरी किसी कंपनी में जानकारी, कोई कहीं पे वैकेंसी निकली, तो मैं सबसे पहले अपने ही लोगों को सेट करने का प्रयास करूँगा। इसी को कहते हैं भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म।
वैंडलिज्म, वैंडलिज्म तोड़फोड़ को कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, वापस से यहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हमें देखना है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस है ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, यानी अनावृष्टि। ठीक है ना, यानी एकदम पूरा मौसम सूखा है, बरसात की बूंद नहीं गिरी, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब यहां पर क्या हो गया? सूखा, जहां पर सूखा पड़ा है। ठीक है, अन्य शब्दों के ध्यान देते हैं। इस ड्रॉट का मतलब होता है झोंका। ठीक है, ड्राफ्ट का मतलब होता है मसौदा, कहते हैं ना ड्राफ्ट तैयार किया है, प्रारूप तैयार किया है। ठीक है, और डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, हमें पता ही है, मरुस्थल। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। दोस्तों में अब सिनोनिम देखना है। हमारा वर्ड है रिबट, तो रिबट का मतलब होता है खंडन करना, खंडन करना। अब इसका करेंगे डिसअप्रूव करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि डिसअप्रूव का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज को गलत साबित करना। किसी चीज को गलत साबित करना। गलत साबित करना। ठीक है, अन्य शब्दों को ध्यान देते हैं। डिनायल का मतलब होता है इनकार, इनकार हो जाता है। रिफ्यूज मना करना हो जाता है। ठीक है, और इक्विवोकेट, इक्विवोकेट का मतलब होता है गोलमोल घुमाकर बात करना, गोलमोल बात करना। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, हमारा रीबट का जो सिनोनिम हो गया डिसअप्रूव, क्योंकि इसमें क्या करते हैं? किसी बात को गलत साबित करते, खंडन करते हैं, तो इसका मतलब भी खंडन करना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब वापस से हमें सिनोनिम ही देने हैं। 81 में भी सिनोनिम ही है। ओस्टेंटेशन, ओस्टेंटेशन का मतलब होता है आडंबर। आडंबर, आडंबर मतलब दिखावा करना, अनावश्यक रूप से घमंड के रूप में उस किसी चीज का दिखावा करना। ठीक है, तो अब इस ओस्टेंटेशन का जो सिनोनिम हो जाएगा वो पॉम्पसिटी हो जाएगा। पॉम्पसिटी का मतलब भी क्या हो गया? घमंडपूर्ण दिखावा, घमंडपूर्ण दिखावा। जब हम अनावश्यक रूप से कोई जैसे पैसा खर्च करते हैं ये दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास कितना पैसा है, तो वो घमंडपूर्ण आडंबर रूप से जो दिखावा करना होता है वो पॉम्पसिटी होता है। प्रेटेंशियस का मतलब होता है बनावटी, वास्तव में कोई है नहीं लेकिन बनने का प्रयास करे। अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, किसी चीज की बहुतायत से अधिकता होना। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है कठोरता कह सकते हैं, ऑस्टेरिटी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन 20 का सिनेमा हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों में एंटीनम देना है, ध्यान दीजिएगा। और प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, एकदम एग्जैक्ट जिसे कहते हैं, एग्जैक्ट, सटीक, प्रिसाइज को कहते हैं। तो हमें चाहिए एंटीनम, जस्ट उल्टा हमें चाहिए। तो इसका मतलब अगर सटीक है, एग्जैक्ट होता है, तो उल्टा क्या होगा? इनएग्जैक्ट हो गया। ऑप्शन बी हमारा हो गया, यानी असटीक, यानी कोई चीज जो कि असटीक हो जाती है। अन्य शब्दों को ध्यान देते हैं, तो इनडिसेंट का मतलब हो गया अशोभनीय, जो शोभा नहीं देता हो, अशोभनीय। ठीक है, एक्यूरेट का मतलब क्या हो गया? वही सटीक हो गया। और इनडिस्टिंक्ट, इनडिस्टिंक्ट मीन्स अस्पष्ट।
ऑप्शन बी हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम ही वापस हमें देना है, ठीक है। कंडोर, कंडोर का मतलब क्या हो गया? स्पष्टवादिता। एकदम साफ बात बोलने की जो प्रक्रिया होती है, सीधा कहना, सुखी रहना, हम लोग कई बार बोलते हैं, तो उसको ही कंडोर बोलते हैं। तो इसका हमें क्या चाहिए? एंटीनम चाहिए। तो एंटीनम देखो, यहां पर आदमी सीधा बोल रहा है, स्पष्टवादिता बोल रहे हैं, तो यहां पर वो बेईमानी कर रहा है। तो डिसऑनेस्ट इसका क्या हो गया? बेईमानी इसका हमारा एंटीनम हो जाता है, बेईमानी, ठीक है। आगे शब्दों के ध्यान देते हैं। करफफल का मतलब क्या होता है? गड़बड़ी, गड़बड़ी। फ्रैंकनेस का मतलब भी क्या होता है? स्पष्टता होता है। कई बार कहते हैं ना, बड़ा फ्रैंक आदमी है, एकदम फ्रैंक आदमी है, ठीक है। और फोर्थ राइटनेस का मतलब ये होता है स्पष्टवादिता ही होता है इसका मतलब। तो ये जो दो हैं इसके सिनोनिम ही हो जाते हैं। गड़बड़ी क्या हो जाती है? इसका कोई लेन देन नहीं है इसका। कैंडोर का डिसऑनेस्ट अपना वर्ड एंटोनिम बन जाता है। बढ़ते हैं आगे। यस, अगला है रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड हमें चूजना। रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड यानी जिसकी स्पेलिंग गलत हो। तो हम देख सकते हैं एयरक्राफ्ट, बफलोज, मस्किटोज, चिकन्स। प्यारे दोस्तों देखो, बफलोज होता है, मस्किटोज भी होता है, चिकन्स भी होता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स एयरक्राफ्ट का प्लूरल एयरक्राफ्ट ही होता है। ध्यान रहे, एयरक्राफ्ट ही सिंगुलर होता है और एयरक्राफ्ट ही इसका प्लूरल वर्जन होता है। एयरक्राफ्ट्स नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से एस हटाना पड़ेगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। यस, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, ठीक है ना। अब हमें जो दी गई ईडियम है उसका सही अर्थ बताना है। अपनी ईडियम है एट अ स्नेल्स पेस, एट अ स्नेल्स पेस। तो स्नेल्स पेस का मतलब होता है बहुत ही धीमी गति से चलना, बहुत ही धीमे। स्नेल होता है ना घोंगा, घोंगा आप देखिए एक प्रकार का कीड़ा होता है, बहुत ही धीमी गति से चलता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वॉकिंग लाइक ए स्नेल, लैकिंग इंटरेस्ट इन वर्क, डूइंग थिंग मेथोडिकल वे, नहीं, एक्सट्रीमली स्लो, बहुत ही ज्यादा धीरे, अत्यधिक धीरे को क्या बोलेंगे? एट अ स्नेल स्पेस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वापस से प्यारे दोस्तों में इडियम का ही अर्थ देना है ना। इडियम का अर्थ क्या है? टू टर्न अ डेफ ईयर। टू टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है किसी की बात को अनसुना कर देना या सुनना ही नहीं चाहना, ठीक है। तो टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग नहीं होगा। टू इग्नोर और रिफ्यूज टू लिसन, टू बी अटेंटिव, टू बी ऑब्स्टिनेट, नहीं। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, टू इग्नोर और रिफ्यूज टू लिसन, यानी किसी को अनसुना कर देना या सुनना ही नहीं किसी को। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यानी अब हमें इन चार ऑप्शंस में से कोई उचित शब्द देखकर सेंटेंस में फिल करना है। बिकॉज ऑफ द डैश हॉल्ट, यानी डैश हॉल्ट के कारण द पैसेंजर्स इन द व्हीकल वर थ्रोन ऑफ बैलेंस, यानी जो वाहन में बैठे हुए जो यात्री थे उनका जो बैलेंस है वो गड़बड़ा गया, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों अब हॉल्ट की बात है, रुकने की बात है, तो जेंटल धीमा आराम से, स्लो बहुत धीरे धीरे, सडन या चुपचाप। ध्यान रखना, अचानक से अगर गाड़ी में ब्रेक मारा जाएगा, जब गाड़ी को अचानक से रोका जाएगा किसी भी वाहन को, तभी अचानक से सबका बैलेंस गड़बड़ाएगा। हम अचानक से ब्रेक मार देते, पीछे बैठे आगे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर क्या आएगा? सडन हॉल्ट आएगा यहां पर, अचानक से रोकने पर। बढ़ते हैं आगे। यस, वापस से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ही हमें फिल करना है, और वो क्या है? द डायरेक्टर अग्रीड टू गिव द डैश
प्राइज टू द विनर। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अब यहां पर मैं बात करूं गिव अप, तो गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना। बात करूं अगर गिव इन, तो गिव इन का मतलब होता है समर्पण कर देना। ठीक है ना। बात करूं गिव अवे, गिव अवे, तो गिव अवे का मतलब होता है दे देना या देना या दान में देना। और बात करूं गिव ऑफ, तो गिव ऑफ का मतलब होता है छोड़ दो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर देखिए फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा। ओवरऑल बचा क्या हमारा ऑप्शन ये जो ऑप्शन बी है वो बी हमारा आंसर हो जाता है, गिव अवे, क्योंकि यहां पर क्या है, विनर्स को डायरेक्टर द्वारा प्राइज दिए जा रहे हैं। ऑप्शन जो बी है वो हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ये जो अंडरलाइन किया हुआ सेगमेंट भाग है, इसको हमें इन तीन से ABC से रिप्लेस करना है। और अगर ज़रूरत नहीं है, अंडरलाइन पार्ट अगर सही है, तो ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट हमें चूज करना है। प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न बैक फ्रॉम लंदन, कि जब आप लंदन से वापस आओ मुझे बताना। दोस्तों सीधी सी बात है, ये टटोलॉजीज है। टटोलॉजी, टटोलॉजी का मतलब होता है सुपरफ्लुअस वर्ड, सुपरफ्लुअस वर्ड। ठीक है, यानी जहां पर एक शब्द से आपका काम चल जावे तो वहां उसी के समान दूसरे शब्द की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्यारे दोस्तों, रिटर्न का मतलब ही वापस लौटना होता है, तो रिटर्न के भाग में मुझे बैक की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर यू रिटर्न फ्रॉम आ जाएगा, यू रिटर्न फ्रॉम लंदन यहां पर अपना आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे कई बार एग्जामिनर हमें देता है फाइनल, कंक्लूशन, कंक्लूशन, फ्री, गिफ्ट, टोटल सम, टोटल सम, ऐसे इस प्रकार के जो वर्ड्स है, यानी समान चीज के दो दो वर्ड आ जाएंगे, उसी को अपन ये टटोलॉजीज कहते हैं, सुपरफ्लुअस वर्ड। अब फाइनल, कंक्लूजन, तो कंक्लूजन का मतलब ही क्या होता है, निष्कर्ष होता है, तो फाइनल लगाने की जरूरत नहीं है। गिफ्ट ऑलरेडी फ्री होता है तो फ्री लगाने की जरूरत नहीं है, और टोटल का मतलब ही सम होता है तो टोटल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वापस से हमें जो अंडरलाइन सेगमेंट इस सेंटेंस में उसको अपन को देखना है। ये आपका क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है। रवि हैज बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मनी डजंट ही। अब देखिए दोस्तों, पहली बात, ये क्वेश्चन टैग का प्रश्न है, क्वेश्चन टैग का प्रश्न है। तो क्वेश्चन टैग का जो आपके जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम टेंस। सबसे पहले क्या देखा जाना चाहिए कि जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो सेंटेंस में आए हुए टेंस के हिसाब से बनेगा, उसी के हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के हिसाब से बनेगा, तो सेम टेंस होना चाहिए। सेकंड, ओनली प्रोनाउन, ओनली प्रोनाउन, यानी अगर यहां पर देखिए रवि नाम का एक नाउन आया हुआ है, अगर सेंटेंस में नाउन आए तो वहां पर उसका प्रोनाउन ही यूज होना चाहिए। तो क्वेश्चन टैग में सिर्फ प्रोनाउन ही यूज होता है, नाउन नहीं आता। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पॉइंट कहता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ओनली। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स मतलब संकुचित वाले फॉर्म्स आने चाहिए, यानी डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजंट, हैज बीन को हैजंट ही बीन, इस प्रकार से।
तो ये 3 महत्वपूर्ण रोल होते हैं आपके क्वेश्चन टैग, और पूरा क्वेश्चन टैग इन पर ही चलता है। तब देखते हैं, यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है हैज बीन, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव होता है, अगर हमारा क्वेश्चन टैग में सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, तो ध्यान रखें क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव बनता है, क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव बनता है। तो यहां पर हैज बीन डिमांडिंग पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा। तो अब देखिए यहां पर हैज बीन का हैज बीन में जाना चाहिए, वहां पर डजंट ही आ गया, तो जाहिर सी बात है ना तो बी आएगा, ना डी आएगा, ना ही सी आएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, हैजंट ही। दोस्तों बेहतर तो ये होता यहां पर हैजंट ही बीन भी साथ लगता तो, लेकिन कोई नहीं, 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से 3 बिल्कुल काम नहीं आ रहा, तो अंडरस्टूड सी बात है, ऑप्शन ए आ जाएगा अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। प्यारे दोस्तों 4 जम्बल्ड सेंटेंस हमें दिए हुए हैं, ठीक है, हमें इनका सही क्रम दर्शाना है। आइए देखते हैं। इन इंडिया फॉरेस्ट आर ह्यूज कैचमेंट एरियाज फॉर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एज ए हेल्प इन स्टोरिंग वाटर। कि भारत में जो जंगल हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया मतलब जहाँ बहाव क्षेत्र जिसे कहते हैं, बहाव क्षेत्र किसका, नदियों का और जलधाराओं का। एज दे हेल्प इन स्टोरिंग वाटर, जैसा कि जो जंगल हैं पानी को इकट्ठा करने में, स्टोर करने में मदद करते हैं। इफ दीज फॉरेस्ट कंटिन्यू टू बी फेल्ड इनडिस्क्रिमिनेटली, अगर इन जंगलों को गिराए जाना, अगर अंधाधुंध, यहाँ पर एक वर्ड आया इनडिस्क्रिमिनेटली, इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब अंधाधुंध, अगर इन जंगलों को अंधाधुंध गिराया जाता है, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स विल ड्राई अप, यानी नदियाँ और उनकी जलधाराएं सूख जाएंगी, लीडिंग टू ड्रॉट, और इससे क्या हो जाएगा, सूखा पड़ सकता है। दोस्तों हम देख सकते हैं, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें ड्रॉट आया था, तो इस ड्रॉट क्वेश्चन इसको पढ़कर हम उसको सही भी कर सकते थे। ड्यू टू दिस, इसके कारण मैनी स्टेट्स आर फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द समर मंथ्स, और इसके कारण बहुत सारे राज्य पानी की कमी का सामना कर रहे हैं गर्मी के महीनों में। अनफॉर्चुनेटली दीज डेंस फॉरेस्ट एरियाज आर डिसअपियरिंग, और दुर्भाग्यवश ये जो घने जंगल है, डेंस का मतलब होता है घना, ये जो घने जंगल है वो गायब हो रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन दिया गया है वो जंगलों का दिया गया है, ठीक है ना। तो नंबर 1 पे क्या आना चाहिए, पी से शुरुआत हमारी होनी चाहिए। तो यानी मैं कह सकता हूँ सी और डी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। अभी कह रहा है कि जंगल बहुत बड़े कैचमेंट एरिया होते हैं नदियों का और जलधाराओं का, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात बता दी, लेकिन अभी कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो घने जंगल है वो गायब हो रहे हैं, ठीक है। तो पी के बाद में एस आना चाहिए, तो पी के बाद में एस। अब आगे देखते हैं कि ये गायब हो रहे हैं, गायब होने के कारण आगे कह रहा है कि अगर लगातार इसी तरह से गायब होते रहे तो सूखे पड़ने की आशंका है, और ड्यू टू दिस, और इसी के कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे राज्य भी इसका सामना कर रहे हैं, गर्मी के महीनों में सूखे के पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। 3 पे ये आ जाएगा और 4 पे क्यू आ जाएगा, यानी PSRQ, PSRQ हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है, ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला वापस से 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस होगा और करेक्ट ऑर्डर हमें देना है इसका। पढ़ते हैं। दिस सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी यानी यह असुरक्षा, क्रिएट्स अ परसिस्टेंट नीड ऑफ एडमिरेशन एंड वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स टू मेंटेन अ फ्रेजाइल सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। अब देखो यहां पर क्या है, दिस इनसिक्योरिटी, यह असुरक्षा। अभी कौन सी असुरक्षा है यह हमें पता नहीं है, यानी पी से तो शुरू नहीं होगा, यानी ऑप्शन पी तो एलिमिनेट हो जाता है। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर ऑफन डेवलप्स फ्रॉम डीप इनसिक्योरिटी hidden beneath an outward display of confidence and superiority. As a result, individuals exaggerate their achievements and manipulate situations to appear more successful than they. Consequently, अब consequently मतलब परिणाम स्वरूप, तो यानी इससे भी नहीं होगा। यानी प्यारे दोस्तों ऐसे नहीं है,
बी से नहीं है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन आया है किसका, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, यानी अत्यधिक स्वार्थता वाला व्यवहार। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है अत्यधिक स्वार्थ भरा, ठीक है। तो नंबर 1 मेरा क्यू से आना चाहिए, तो क्यू से आना चाहिए, तो हमारे पास या तो सी आएगा या डी आएगा। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर ऑफन डेवलप्स फ्रॉम डीप इनसिक्योरिटी हिडन। अब देखो यहाँ पर किसकी बात हुई है, डीप इनसिक्योरिटी की बात हुई है, ठीक है ना, डीप इनसिक्योरिटी। अब डीप इनसिक्योरिटी की बात है तो यहाँ पर ऑप्शन क्यू के बाद में पी आना चाहिए, तो ऑप्शन कौन सा बन जाता है मेरा, डी बन जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाता है। हाँ जी दोस्तों, करेक्टली रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हमें देखना है। देखते हैं दोस्तों, वर्ब का ठीक है, हुडलम ठीक है, अर्लिस्ट ठीक है। प्यारे दोस्तों, इसकी स्पेलिंग गड़बड़, इसकी स्पेलिंग में क्या आएगा, ये ही होना चाहिए था, ठीक है ना, ए की जगह ई ही होना चाहिए था, तब हमारी स्पेलिंग करेक्ट हो जाती है। बढ़ते हैं आगे। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव एक्टिव फॉर्म। अब हमें पता नहीं है सेंटेंस क्या है, तो एक बार पढ़ते हैं। तो थेफ्ट वॉज रिपोर्टेड टू द पुलिस बाय द क्यूरेटर, यानी वॉज के बाद थर्ड फॉर्म में पीछे बाय आया हुआ है, तो नो डाउट ऑलरेडी सेंटेंस मेरा पैसिव में है, हमें एक्टिव कन्वर्ट में करना है। तो बाय द क्यूरेटर, तो बाय द क्यूरेटर मतलब क्यूरेटर अपने क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, जो कि चारों में है। अब देखो वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आई है, इट मीन्स वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव में तभी आती है। ये देखिए, जब आपका सेंटेंस इसमें हो, जब आपका एक्टिव सेंटेंस डिड सेकेंड फॉर्म और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म में हो जाए, तभी आपका पैसिव किस में बनता है, वॉज वर और थर्ड फॉर्म में बनता है। तो इट मीन्स हमारे पास वॉज और थर्ड फॉर्म है, मतलब हमें सेकेंड फॉर्म देखनी है। तो देखिए, द क्यूरेटर रिपोर्टेड द थेफ्ट टू द पुलिस, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है। इज यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर वॉज आए तो हैड नहीं हो सकता, यहाँ हैज नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है। पढ़ते हैं आगे। हाँ जी, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट या डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। वंदना सेड आई एम बीइंग ड्रॉप्ड ऑफ एट द ऑफिस टुडे। वंदना ने कहा कि मुझे आज ऑफिस में छोड़ा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अंदर भी पैसिव है। सबसे खूबसूरत बात क्या है कि जो हमारा ये डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर भी जो रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस है, उसमें भी क्या है, वहां पर पैसिव वाला सेंटेंस है। कोई बात नहीं। अब सेड है तो सेड का सेड ही हो जाएगा। तो वंदना सेड दैट, अब इज एम आर है तो इज एम आर का इज एम आर ही होगा। तो वंदना कह रही तो वंदना के हिसाब से आई बदल जाएगा, तो आई का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। तो वंदना सेड दैट शी इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑफ एट द ऑफिस दैट डे। देखो यहां पर शी वॉज ड्रॉप्ड आ गया, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमें बीइंग भी लगाना पड़ेगा। यहां पर देखिए इज बीइंग आ गया, देखते हैं आगे, क्योंकि पास्ट है तो पास्ट का पास्ट में ही हो जाएगा। तो वंदना सेड दैट शी वॉज बीइंग ड्रॉप्ड ऑफ एट ऑफिस दैट डे। यस, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्लोज टेस्ट हमारे सामने आ रहा है। ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज्ड टूर्स इन जर्मनी, कि जर्मनी में टूर्स के दौरान, ऑर्गेनाइज्ड टूर्स के दौरान, टूरिस्ट्स कैन डैश अ फॉर्मर नाजी कंपाउंड 40 किलोमीटर फ्रॉम बर्लिन। कि टूरिस्ट डैश जो फॉर्मर नाजी कंपाउंड है, यानी भूतपूर्व जो नाजी जो कंपाउंड जो बर्लिन से 40 किलोमीटर दूर है, उसका दौरा कर सकते हैं, उसका दौरा कर सकते हैं। तो जब अपन घूमने जाते हैं तो उसको विजिट करना ही कहते हैं, ठीक है। तो उसकी यात्रा कर सकते हैं, उसका दौरा कर सकते हैं। डैश द फॉरबिडन सिटी, जिसको डैश फॉरबिडन सिटी, जिसे
भुलाया गया शहर कहा जाता है? तो कॉल्ड आएगा यहाँ पर, क्योंकि जब हम कहते हैं कि उसको ऐसा कहा जाता है तो कहा जाता है उसको कॉल्ड से कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। अराउंड 20,000 पीपल, लगभग 20,000 लोग विजिट दिस प्लेस। अब देखो, अगर आपने ढंग से इसको पढ़ा होता तो विजिट, देखो यहाँ पर विजिट ही आया हुआ है, तो लगभग 20,000 लोग यहाँ पर दौरा करते हैं, यहाँ पर घूमने आते हैं। तो इसको पढ़ते इस लाइन को तो आपका पहला आंसर अपने आप क्लिक हो जाता। तो अराउंड 20,000 पीपल विजिट दिस प्लेस डैश ईयर, तो क्या हो जाएगा? हर साल। हर साल लगभग 20,000 लोग यहाँ पर इसको दौरा करने आते हैं। टू लर्न अबाउट नाजी मिलिट्री हिस्ट्री, कि नाजी जो सैन्य इतिहास है उसको जानने के लिए। बढ़ते हैं आगे। द नाजी फोर्सेस डैश मिलिटरी एक्टिव एट द कंपाउंड, कि नाजी, देखो फोर्सेस आया है, अब देखो उस समय की बात है कि नाजी जब सेनाएं एक्टिव हुआ करती थी, अभी वर्तमान की बात नहीं है, तो किसकी बात करेंगे? वर के, कि नाजी फोर्सेस वर मिलिटरीली एक्टिव एट द कंपाउंड, यानी इस कंपाउंड में जो नाजी सेनाएं थी वो सैन्य रूप से सक्रिय हुआ करती थी। which was kept dash in a forest and behind a dense, तो which was kept concealed, ठीक है ना। वो नाजी कंपाउंड, ये विच किसके लिए आया है? ये विच आया है एंटीसीडेंट कंपाउंड के लिए, यानी वो नाजी कंपाउंड जिसे घने जंगलों में क्या किया जाता था? छुपा के रखा जाता था, यानी कंसील्ड। कंसील्ड मतलब छिपाना, जिसे छुपा कर रखा जाता था। दे हिड इन अंडरग्राउंड बंकर्स, वे लोग जो सेना के लोग थे वो अंडरग्राउंड भूमिगत बंकरों में छुप जाते थे। बेनीथ कंट्री होम्स, जो कंट्री होम्स के नीचे बने होते थे। एंड दे प्लान्ड मच ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड देयर, और उन्होंने इसी जगह से द्वितीय विश्व युद्ध के बहुत सारी चीज़ों की योजना बनाई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारा यहाँ पर वीडियो सोल्यूशन पूरा होता है। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और जितने भी नए वर्ड्स आपके सामने आए उन सबको लिखिएगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सारा गेम आदत का है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।